हाय गाइस, मैं हूँ परमेश्वरी पैंकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस बनाते रहूँगी। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे दो रेशियो के बारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे एसेट टर्नओवर, केस साइकिल क्या होता है। इसके अलावा बोनस इशू में कुछ भी बोनस इशू नहीं है, और राइट इशू कैसे एक तरह से मजबूर करता है ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लगाने के लिए, और कैसे स्प्लिट से भी बिल्कुल खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हम जानेंगे कारपोरेट एक्शन का सारा सच कि केस साइकिल कितना ज़रूरी है और एसेट टर्नओवर कैसे आरओई को इम्पेक्ट करता है। यह सभी जानकारी आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं एसेट टर्नओवर क्या है। तो एसेट टर्नओवर आपको ये बताता है कि अगर कंपनी ने एक मशीन खरीदी है, मान लीजिए 100 रुपये की, तो वो 100 रुपये की मशीन से वे कितने रुपयों की सामान बना पाती है और बेच पाती है। जैसे हो सकता है दो लोगों ने बिजनेस चालू किया और दोनों ने 100 रुपये की मशीन खरीदी। एक ने 100 रुपये की मशीन से 500 रुपये का माल बनाकर बेच दिया और एक ने 100 रुपये की मशीन से 100 रुपये का ही माल बना पाया। तो कौन सी कंपनी बेहतर हुई? तो वो कंपनी जो कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा सामान बना सके और बेच सके, वो क्या हुई? बेहतर कंपनी हुई। और इसीलिए जितना ज़्यादा किसी कंपनी का एसेट टर्नओवर हो, ये उतनी ही अच्छी बात है। इसको जैसे एग्जाम्पल के रूप में उबर या ओला को ले लेते हैं। आपने एक कार खरीद ली और उसे टैक्सी चलाने का आपका प्लान है। अब आपके पास एसेट यानी गाड़ी जो पहले से है, अब आप उस एसेट को जितना ज़्यादा यूज करेंगे, उस एसेट से जितना ज़्यादा सवारी उस गाड़ी में ला पाएंगे, जितना ज़्यादा टूर कर पाते हो, उस टैक्सी में उतना अच्छा होगा आपका एसेट टर्नओवर का। आप उस गाड़ी का इतना अच्छा यूज कर रहे हो सेल्स करने के लिए। ये जो टैक्सी ऑनर में जो भीड़ देखते हैं ओला उबर के साथ जुड़ने के लिए, वो क्यों इतना आतुर रहते हैं ओला उबर के साथ जुड़ने के लिए? क्योंकि ओला और उबर उनको क्या ला कर देते हैं? कस्टमर ला कर देते हैं। पहले जहां टैक्सी ऑनर ढूंढ ढूंढ के कहीं से कस्टमर ला कर देते थे, लेकिन आज फोन के जरिए या अपने रेफरेंस के जरिए अब ओला उबर से एक ऐप में बटन दबाया और उनको कस्टमर मिलना चालू हो गया और उनकी गाड़ी की ग्राहकी बढ़ जाती है, यानी उसकी एसेट टर्नओवर बढ़ जाती है। तो ओला और उबर दुनिया भर के टैक्सी ऑनर को यही वादा करते हैं कि हम आपका एसेट टर्नओवर बढ़ा देंगे। बढ़ाते हैं कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन ये इतनी ज़रूरी रेशियो है कि पूरा का पूरा बिजनेस इसी पे डिपेंड करता है कि आप अपने एसेट को कितनी अच्छी से रोटेट या उसका टर्नओवर करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप काफ़ी हद तक एसेट टर्नओवर रेशियो क्लियर तौर पे समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे कि केस साइकिल क्या है। इसे केस कन्वर्सेशन रेशियो भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपको एक रेडीमेड टी शर्ट का बिजनेस करना है, तो पहली तारीख में बिना सिलाई किए कपड़े का थान किसी से खरीदते हैं और 1 तारीख को उसे पैसे दिए और बदले में उससे कपड़े का थान ले लिए और उस थान से आपने क्या बनाया? कपड़े बनाया। ये करने में आपको 10 दिन का समय लगा और 10 दिन बाद आपके पास रेडीमेड टी शर्ट आ गया जो आपने बनाई थी। अब उसको बेचने में आपको 20 दिन का समय लगा और 30 तारीख तक आपके सारे टी शर्ट बिक गए और आपके पास पैसा वापस आ गया। तो अब आपने पैसा लगाया और उस पैसे को वापस आने में इसमें टोटल 30 दिन का समय लगा। चूँकि आपने 1 तारीख को पैसा देकर कपड़े खरीदे और 10 दिन में सिलाई किया और अगले 20 दिनों में उसे बेचा, तो 30 दिन का आपका एक केस का रोटेशन साइकिल हो गया। इसे कहते हैं केस साइकिल या केस कन्वर्सेशन रेशियो कहते हैं। तो अच्छी कंपनी में यूजुअली यह बहुत कम होता है। एक HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में यह निगेटिव होता है। ये -106 है। ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। अब यहाँ पे निगेटिव केस साइकिल का क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जिसको HUL को पैसे देने हैं, जब HUL को पेमेंट करना होता है तो वे पेमेंट बहुत बाद में करते हैं, और जब माल बेचना होता है
तो वे पैसे एडवांस में ले लेते हैं। यानी उसे उसी कपड़े वाले एग्जाम्पल से देखते हैं कि मान लीजिए HUL को टी शर्ट बनाने हैं, तो HUL एक बड़ा ब्रांड है, तो उसने उस बल्क को ऑर्डर किया कि मुझे इतना 1000 टन कपड़ा चाहिए। और इस तरीका का ऐसे में जो सप्लायर है वो HUL जैसे बड़े ग्राहक को खोना नहीं चाहते हैं, तो HUL उस पर एक शर्त लगाएगा, तो मैं लूँगा कपड़ा आज 1 तारीख को, लेकिन मैं पैसा 40 दिन बाद दूंगा। अब क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर है, 40 दिन बाद ही सही, लेकिन इतने करोड़ रुपये आएंगे, तो ऐसे में कौन सप्लायर मना करेगा? तो सप्लायर हाँ बोल देता है। HUL को कपड़ा आज 1 तारीख को मिल गया, लेकिन उसको पैसा देना है 40 दिन बाद। अब HUL के पास बड़े बड़े प्लांट, मशीनरी सब कुछ होगी, तो वे कपड़ा बना भी देगी 2 दिन में। और फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि उसे 4-5 दिन में बेच भी देगी। यानी कि 1 तारीख को उसे कपड़ा मिला और 7 तारीख तक उसने बेच भी दिया, और उसको पैसा देना है 40वें दिन, लेकिन पैसा तो उनके पास 7वें दिन में ही हो गया। ऐसे में उनका केस कन्वर्सेशन साइकिल हो गया -66। यानी कि HUL का काम पूरा एडवांस में ही हो जाता है, किसी को एक्चुअल में पेमेंट करना नहीं होता है। क्योंकि ऐसा भी सोचिए, HUL जो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को माल देता है उनसे भी एडवांस ले लेता है, तो जिससे माल खरीदा, जिसको पेमेंट करना है उसको करता है 40 दिन बाद, और जिसको प्रोडक्ट दिया है, जिससे पैसा लेना है, उससे पैसा लेता है एडवांस। तो यानी कि पहले केस में जहां पैसा लगाया वो पैसा निकालने में उसे 30 दिन लग गए, और HUL के पास दोनों तरफ से एडवांस में आ गया। ऐसा होना बहुत ही अच्छी कंडीशन है, और ये दिखाता है कि कंपनी की रेपुटेशन कितनी अच्छी है। जो HUL के केस में -106 डे देख रहे हैं, यानी 106 दिन पहले इसे एक तरीके से पैसे मिल जाते हैं। अब हम जानेंगे कि एक बुरी कंपनी के साथ क्या होता है। जैसे कॉल्टेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये एक पेनी स्टॉक है। तो पहले एसेट टर्नओवर को देखिए, जहां HUL 100 रुपये के एसेट पे 220 रुपये का माल बेच देता था, वहीं ये 100 रुपये का एसेट है तो केवल 7 रुपये का माल बेच पाता है। तो एसेट टर्नओवर भी बहुत बुरा है। और केस साइकिल देखिए, इसे जो पैसेजेस ने जो माल खरीदा उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में, डिस्ट्रीब्यूटर को देकर उसका पैसा वसूल करने में साल भर लग जाता है, साल भर से ज़्यादा भी लग जाता है। तो साल भर तक इस कंपनी का पैसा बाजार में फंसा रहता है। और आप लोगों में से जो इस बिजनेस के बारे में जानते हैं कि साल भर तक बाजार में पैसा फंसे रहने का मतलब क्या है, तो बिजनेस तो चौपट होना ही होना है। तो हमेशा ये खास कर बता देगा कि बिजनेस की हालत कितनी अच्छी है, कि क्या ये कस्टमर से टाइम से पैसा ले पाता है या नहीं, और अपने एसेट से ये सच में माल बना पाता है या नहीं। ये 2 इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया किसी भी बिजनेस को एनालिसिस करते समय आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे बैंक और फाइनेंशियल कंपनियां बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रेशियोज है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये बोनस इशू, राइट इशू और स्प्लिट क्या है। ये इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शन है जो आप लोगों को जान लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्प्लिट क्या है। जैसे TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में सन 2004 में स्प्लिट किया था, जब 10 रुपये का फेस वैल्यू वाला शेयर 1 रुपये का हो गया था। अब जरा हम देखते हैं इस कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है, 1 रुपये है। तो पहले 10 रुपये का फेस वैल्यू वाला एक शेयर था, जिसे स्प्लिट करके 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 शेयर बना दिए हैं। अब देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक कंपनी ने डिसाइड किया कि उसने 1:2 एक अपने शेयर को 2 पार्ट में स्प्लिट करना चाहता। अब उस कंपनी के फेस वैल्यू है एक शेयर की 10 रुपये, उसने उसे स्प्लिट करके 5 रुपये कर दिए। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गए और उनकी फेस वैल्यू आधी हो गई। और अब नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गए हैं,
यानी जिसके पास एक शेयर था, अगर 1/2 स्प्लिट होता है, तो अगर आपने किसी कंपनी के 100 शेयर लिए हुए हैं और 1/2 स्प्लिट हो रहा है, तो अब आपके पास 200 शेयर हो जाएंगे। तो शेयर डबल हो गए, तो इससे क्या आपको खुश होना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी का मुनाफा डबल नहीं हुआ है। आपका शेयर ऊपर या नीचे तब जाएगा जब कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं लेकिन मुनाफा उतना ही है। तो इमेजिन करिए कि आपकी कोई कंपनी है और उस कंपनी में आपको 50 रुपये चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने 10-10 रुपये के 5 शेयर इशू कर दिए 5 लोगों को। अब 10-10 रुपये के 5 शेयर इशू हो गए। अब आपने डिसाइड किया कि शेयर को छोटी कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं ताकि ट्रेडिंग में आसानी हो। तो आपने डिसाइड किया कि ये 10-10 रुपये के 5 शेयर थे, ये एक शेयर को अब हम 2 टुकड़े में कर देंगे। यानी अब 10-10 रुपये के एक शेयर हैं, वो 5-5 रुपये के 2 शेयर में बदल गए। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अगर 5 शेयर थे और 50 रुपये कंपनी की टोटल वैल्यू थी, तो एक शेयर के पीछे आपको कंपनी की 20% ऑनरशिप मिल रही थी, क्योंकि 5 ही शेयर थे। तो पर शेयर आपको ऑनरशिप 20% मिल रही थी। अब शेयर बढ़कर 10 हो गए हैं, तो पर शेयर कंपनी में आपकी हिस्सेदारी 10% हो गई। तो शेयर डबल हो गए लेकिन हिस्सेदारी आधी हो गई। इसलिए बात बराबर है, फर्क कुछ भी नहीं पड़ा है। तो लोग स्प्लिट क्यों करते हैं, स्प्लिट क्यों किया जाता है? ताकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाए। अब ये 50 रुपये वाले एग्जाम्पल से देखिए, मान लीजिए आपके पास एक शेयर है 10 रुपये का और आपको 2 रुपये की जरूरत है, आपके पास पैसे नहीं हैं। तो अगर 10 रुपये का एक शेयर ही है तो आपको पूरा शेयर 10 रुपये में किसी को बेचने पड़ेंगे और आपको 10 रुपये मिल गए और आपको जरूरत थी 2 रुपये की। तो अगर कंपनी ऐसा करे, वे 10 रुपये के एक शेयर के बदले 1-1 रुपये का 10 शेयर निकालें, तो ऐसे में आपको 2 रुपये की जरूरत है, तो आप 2 शेयर बेच सकते हैं और आपके पास 2 रुपये आ जाएंगे और बाकी 8 शेयर आपके पास रहेंगे। तो कंपनी में आपकी हिस्सेदारी भी बची रहेगी। तो ये लिक्विडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है, इसका और कोई मतलब नहीं है। अब हम बात करते हैं बोनस क्या होता है। अब चलिए हम देखते हैं कि टीसीएस कंपनी ने कभी बोनस इशू किया है या नहीं। जी हाँ, सन 2018 में, 2009 में और 2006 में बोनस इशू किया था। अब ये बोनस नाम सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच में क्या ये बोनस है? चलिए इसे भी समझते हैं। ये एक कंपनी है जिसमें शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है और नंबर ऑफ शेयर्स 100 है और उसने 1:1 को बोनस इशू किया है। यानी कि जिनके पास एक शेयर है उनको एक शेयर बोनस में मिलेगा। तो अब नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 200। तो अब क्या होगा, इस केस में भी वही होगा जो बिल्कुल पहले हुआ था। ये सिर्फ नाम का बोनस है, इससे कुछ भी ऐसा नहीं होगा। अब आपके पास ज़्यादा शेयर हो गए हैं तो आपको फायदा होगा। क्यों? फिर से उसी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 10-10 रुपये के 5 शेयर हैं और कंपनी में टोटल इन्वेस्टमेंट 50 रुपये का है। अब आपने डिसाइड किया कि नहीं, एक शेयर पे एक शेयर हम बोनस देंगे। तो अब क्योंकि ये बोनस शेयर तो फ्री में मिल रहा है, इसके बदले कंपनी को कोई पैसा नहीं मिल रहा है। तो कंपनी के पास पहले भी 50 रुपये थे और आज भी 50 रुपये हैं, लेकिन शेयर तो अब दुगना करने हैं। तो 10-10 रुपये के 5 शेयर थे, उन्हीं को दुगना कर दिया जाए। तो 10-10 रुपये के 10 शेयर, तो 100 रुपये कहाँ से आएंगे? कंपनी के पास 50 रुपये ही हैं। तो अपने आप जैसे ही बोनस इशू होगा, जितने शेयर बढ़े, जैसे इस केस में 5 शेयर के बदले 10 शेयर हो गए, तो शेयर का दाम आधा हो जाएगा, एक शेयर का दाम आधा हो जाएगा। अब फिर से जिस तरह स्प्लिट में हुआ था, स्प्लिट में यह हुआ था कि फेस वैल्यू डिसाइड हो गई थी, फेस वैल्यू को तोड़ दिया था और बोनस भी लगभग वैसा ही है। बोनस में फर्क ये है कि इसमें फेस वैल्यू उतनी ही होती है, लेकिन पर शेयर के पीछे जो फंड रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर थे 100 और टोटल शेयर होल्डर का फंड था 3000, यानी एक शेयर के पीछे 30 रुपये था। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर थे 200
और फंड अभी भी 3000 है, यानी एक शेयर के पीछे अब फंड हो गई 15 रुपये। यहाँ पे 30 रुपये है और यहाँ पे 15 रुपये है, यानी शेयर की जो बुक वैल्यू है, हमने डिस्कस किया है बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू मतलब एक शेयर के पीछे कंपनी के पास कितनी एसेट या फंड रखी हुई है। तो जैसे ही बोनस इशू आएगा ये फेस वैल्यू उतनी की उतनी ही रहेगी, लेकिन ये बुक वैल्यू कम हो जाएगी। एक शेयर के पीछे जितने एसेट्स हैं वो जितना रेशियो में बोनस आएगा उस रेशियो में ये कम हो जाएगा, तो आपके एक शेयर की वैल्यू फिर से कम हो जाएगी। तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा और बोनस से भी खुश होने की जरूरत नहीं है। तो फिर बोनस इशू क्यों किया जाता है? अब देखिए, मिनिमम आपको फेस वैल्यू 1 रुपये तो रखनी ही होगी। जिन कंपनी की फेस वैल्यू ऑलरेडी 1 रुपये ही है वो और कम नहीं कर सकती हैं। 1 रुपये से तो होना ही है और इसे कम नहीं कर सकती हैं। तो इसे कम कर करके यानी बुक वैल्यू को हाफ कर दिया, शेयर डबल कर दिया, इसे कम करते जाते हैं और बोनस लाते जाते हैं ताकि अगेन लिक्विडिटी बढ़े, लोगों को खरीदने में, निकलने में, पार्सली बेचने में आसानी हो सके। अब देखते हैं एग्जांपल के रूप में एमआरएफ कंपनी को ले लेते हैं। तो हम में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो एमआरएफ के एक शेयर भी खरीद नहीं पाए हैं क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। तो एमआरएफ अगर कल को बोनस ले आए और बोले कि एक शेयर के पीछे आपको 10 शेयर बोनस मिलेंगे, तो इस शेयर का दाम गिरकर 9000 हो जाएगा। तो हम में से कितने सारे लोग जो एमआरएफ में निवेश करना चाहेंगे बट इस महंगे प्राइस के कारण नहीं ले पाते हैं, वो कर सकेंगे। या फिर वो बोलेंगे 10 रुपये का फेस वैल्यू तोड़कर अब हम 1 रुपये कर देंगे, तो इस शेयर का प्राइस 180 रुपये हो जाएंगे, यानी 9000 हो जाएगा। तो हम शेयर को अफोर्ड कर पाएंगे। इसमें ट्रेडिंग हाई वैल्यू में हो जाएगा। सिर्फ यही कारण है कि लोग ऐसा करते हैं। तो एमआरएफ आज एक शेयर के प्राइस पे बहुत महंगा है, लेकिन इसलिए नहीं है कि एमआरएफ ओवर वैल्यूड है या एमआरएफ इंडिया की बेस्ट कंपनी है। एमआरएफ इसलिए सबसे महंगा दिखता है क्योंकि वे कभी भी स्प्लिट या बोनस नहीं लाया है। चलिए देखते हैं, एमआरएफ ने कोई बोनस नहीं दिया है, ना ही कोई स्प्लिट, इस कारण इसका दाम इतना ज़्यादा है। तो ये ओवर वैल्यूड है ऐसा नहीं है, क्योंकि इसे पी वाइज देखें या पी वाइज देखें और इसके पीयर्स से भी कंपेयर करें तो बाकी कंपनी के मुकाबले इसके वैल्यूएशन रिसोर्स है। क्योंकि अगर हम बेसिक वैल्यूएशन रिसोर्स ले जैसे पीबी या पीई को ले लें तो बालकृष्ण इंडस्ट्री से पीबी में सस्ता है, पीई भी बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है तो एमआरएफ बहुत महंगा शेयर है, लेकिन क्योंकि स्प्लिट या बोनस नहीं हुआ इसलिए महंगा दिखता है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि पीई या पीबी देखकर टायर कंपनी को आंख बंद कर ले लें। हम इंडस्ट्री वाइज वैल्यूएशन आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार इन दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रेशियो के बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। प्लीज मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। नमस्कार।